नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एस काशी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे DSSB संस्कृत विषय के बारे में, जो आपका भी रिसेंटली TGT का एग्जाम हुआ था। 5 तारीख को हुआ था, 18 को हुआ था और 26 को हुआ था। तो इन 3 डेट को हुआ था, जिसमें मेल का तो केवल 5 ही तारीख को ले लिया गया था, लेकिन जब हम फीमेल कैटेगरी की बात करें तो उनका 18 का भी हुआ था और 26 का भी हुआ था। तो इन्हीं एग्जाम को लेकर अभ्यर्थियों के मन में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन बना हुआ है कि कट ऑफ कितनी जाने वाली है, कहाँ तक कट ऑफ जा सकती है, किस कैटेगरी कितनी कट ऑफ जाएगी। और जब स्पेशली हम बात करें फीमेल कैटेगरी की, तो उनका तो नॉर्मलाइजेशन भी होना है। तो उनमें यही है कि भाई किन के नंबर घटेंगे, किन के बढ़ेंगे। तो इन्हीं सभी विषयों पर दोस्तों आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। बाकी दोस्तों मैं आपको ये बता दूँ कि आप ये सोच रहे हैं कि मैं इसमें आपको कट ऑफ बता दूँगा कि एग्जैक्ट इतनी जाएगी, तो ऐसा तो नामुमकिन सा ही है। क्योंकि दोस्तों DSSB के बारे में ना पूर्व में कोई भी कल्पना नहीं की जा सकती। उसके मैक्सिमम चांस होते हैं जो भी आप पूर्व में कल्पना कर रहे हैं वो असत्य आपकी सिद्ध हो जाएगी। इसके लिए एक एग्जांपल देना चाहूँगा। आप जानते हैं, आप अभी इसी साल मतलब 2021-2020 में जो आपकी PGT की परमानेंट रिक्रूटमेंट आई थी, उसके 2021 में एग्जाम हुए थे। PGT संस्कृत की मैं बात कर रहा हूँ। तो जब उसमें हम बात करते हैं मेल कैटेगरी का, आप जानते हैं कि उसमें पेपर कितना ज़्यादा हार्ड आया था। ठीक है, संस्कृत का मैं कर रहा हूँ, कॉमन की नहीं बात कर रहा, जो सेकंड पेपर आपका संस्कृत होता है उसके बारे में। उसमें आधुनिक साहित्यकार पूछ लिए, प्लस आपसे प्रत्यय पूछ लिए, और जो उसमें क्वेश्चन बताए गए थे वो डायरेक्ट ना पूछ के वो पर्यायवाची के माध्यम से पूछे गए थे। तो जो अभ्यर्थी क्वेश्चन कर भी पाते तो उन्हें पर्यायवाची नहीं पता होंगे तो ठीक से नहीं कर पाए, मतलब काफ़ी ज़्यादा एक टफ लेवल था। तो इसी के चलते जब सारे के सारे अभ्यर्थी TGT के लिए तैयारी कर रहे थे, तो TGT में यही था, आप चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट की बात कर लो या फिर किसी भी शिक्षक से बात कर लो या फिर किसी भी जानने वाले से बात कर लो, हर कोई ये कह रहा था कि आपको ये चीज़ें सारी पढ़ के जानी है। जैसे कि आपको ये बताया गया निश्चित रूप से, आप वेद पढ़ लीजिए, आरण्यक पढ़ लीजिए, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ लीजिए, पुराण पढ़ लीजिए, वेदांग पढ़ लीजिए, तर्क भाषा, तर्क संग्रह, वेदांत सार, ठीक है, दर्शन हो गया, और यहाँ तक कि कुछ अभ्यर्थी तो ज्योतिष भी पढ़ के चले गए थे। ठीक है, और भी कुछ हाँ के सुपर भी अभ्यर्थी थे, तो वो क्या करो, उन्होंने साहित्य दर्पण वगैरह पढ़ लेता, निरुक्त पढ़ लिया, साहित्य दर्पण पढ़ लिया। क्योंकि मैक्सिमम यूनिवर्सिटी होती है पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका सिलेबस लगा होता है, लेकिन TGT में जो आपसे पूछा जाता है वो मैक्सिमम जो आपसे क्वेश्चन पेपर लगभग पूरा ही आप मान के चल सकते हैं, वो आपका ग्रेजुएशन लेवल तक का ही पूछा जाता है। ठीक है, तो सब कुछ पढ़ के चले गए थे बच्चे, हर कोई ये बोल रहा था, सबको यही लग रहा था कि भाई इस बार ठीक ठाक लेवल आएगा। लेकिन जब आपके सामने पेपर आए, चाहे मेल की बात करें चाहे फीमेल की बात करें, इसमें आपसे 2 ही चीज़ें पूछी गई। एक तो आपसे व्याकरण पूछा गया, दूसरा आपसे साहित्य पूछा गया, इसके अलावा आपसे कुछ भी नहीं पूछा गया। अब वो बात अलग है, उसका लेवल बढ़ा दिया, लेकिन पूछी तो ये 2 ही चीज़ गई थी। बाकी जो साइकोलॉजी की बात करते हैं, मतलब संस्कृत शिक्षण की, पैडागोजी की, लैंग्वेज पैडागोजी, शिक्षण विद्या वगैरह, तो वो तो कॉमन सी बात है, वो तो 10 नंबर की आपकी आनी होती है हमेशा, तो उसकी बात नहीं कर रहा मैं। जो संस्कृत की बात करूँ उसमें 2 ही चीज़ें पूछी गई, चाहे 5 तारीख के एग्जाम वाली बात करूँ, चाहे 18 वाली बात करूँ, चाहे 26 वाली बात करूँ। ठीक है, और सब गोबर हो गए एकदम, है ना। तो इसलिए DSSB के बारे में पूर्व से कल्पना कर पाना कि कितनी कट ऑफ जाने वाली है, फिर और भी कुछ भी सोचते हैं, तो वो दोस्तों नामुमकिन सा होता है। अभी कुछ समय बाद आपको कट ऑफ निश्चित रूप से देखने को मिल जाएगी, फिर सभी के सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगी, किस विषय की किस कैटेगरी में कितनी कट ऑफ गई। तो दोस्तों सबसे पहले 2018 में जो आपको TGT की परमानेंट रिक्रूटमेंट देखने को मिली थी DSSB की तरफ से, तो उसके कट ऑफ के बारे में जान लेते हैं। अब इसमें मेल कैटेगरी की, जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें, मेल जो रिक्रूटमेंट निकली थी उसमें TGT संस्कृत मेल के लिए, तो आपने काफ़ी ज़्यादा जगह सुना होगा कि 87 गई थी मेल कैटेगरी की कट ऑफ। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं था। जनरल कैटेगरी की मतलब उसमें जो आपकी जनरल कैटेगरी की TGT संस्कृत मेल में जो कट ऑफ गई थी वो 84 गई थी। और वो 84 क्यों गई थी वो भी अभी मैं आपको थोड़ी देर में बता देता हूँ। और भी कम चली जाती, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। वो क्यों जा सकती है, कैसे जा सकती है, सारी बात मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो टोटल दोस्तों जो 2018 में आपकी रिक्रूटमेंट आई थी मेल की अगर हम बात करें, टोटल 114 पोस्ट निकली थी, जिसमें से केवल 75 अभ्यर्थियों ने क्वालिफाई करा था। क्योंकि आप जानते हैं दोनों पेपर क्वालिफाई करने होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। अगर आप पेपर फर्स्ट ही क्वालिफाई नहीं कर पाए तो चाहे पेपर सेकंड में बटे नंबर ले, फिर वो बेकार ही रह जाएंगे आपके मार्क्स। ठीक है, तो पेपर जो 40 मार्क्स का इनका क्राइटेरिया होता है, मतलब जनरल कैटेगरी को 40 मार्क्स लाने होते हैं, OBC को 35, और जो SC ST होते हैं 30 मार्क्स कम से कम लाने होते हैं। इसी के बाद ही आपके चांस बनते हैं कि आपका नंबर आएगा नहीं आएगा। अगर आप कितने नंबर नहीं है तो फिर तो बेकार ही है बिल्कुल। ठीक है, तो पेपर 1 काफ़ी सारे अभ्यर्थी क्वालिफाई ही नहीं कर पाए, तो इस चक्कर में हमारी सीट ही खाली चली गई। ठीक है, TGT संस्कृत की सीट ही खाली चली गई। अब कितनी सीट खाली गई थी? जनरल कैटेगरी में 4 सीट खाली चली गई, OBC कैटेगरी में 34 सीट खाली चली गई, SC में कोई भी सीट खाली नहीं गई, शायद से 10 सीट निकली, 10 की 10 भर गई थी, और ST में 7 सीट निकली थी, शायद 8 सीट निकली थी जिसमें से 7 भर गई थी। ठीक है, उसमें ST में 1 सीट आपकी खाली चली गई थी।
अगर फीमेल कैटेगरी की बात करूँ तो इसमें टोटल 140 सीट निकली थी, जिसमें केवल जो अभ्यर्थी क्वालिफाई कर पाए थे, फीमेल शायद अभ्यर्थी नहीं होगा, जो भी होगा, ठीक है। तो 140 में से जो भी कैंडिडेट थे, फीमेल कैंडिडेट 92 लोगों ने क्वालिफाई कर दिया था उसको, ठीक है। इसमें भी सीट खाली चली गई। जनरल की 2 सीट खाली चली गई, ओबीसी की 46 सीट खाली चली गई और SC ST की कोई भी सीट खाली नहीं गई थी, ठीक है। तो इसमें देखिए आप इससे क्या अंदाज़ा लगा रहे हैं, ठीक है, कितनी कम कट ऑफ निकली थी। मात्र 114 पदों पर आपको कट ऑफ देखने को मिली थी, फिर भी सीट खाली चली गई, फिर भी सीट खाली चली गई, ठीक है। और इस बार जो आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिली है, इससे 10 गुना ज़्यादा मिली थी रिक्रूटमेंट जो भी मिली है, मतलब अभी तो चल ही रहा है उसका प्रोसेस। 10 गुना ज़्यादा आपसे रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है, ठीक है। केवल आप किसी कैटेगरी में देखोगे उसमें 100 प्लस थी, मतलब लमसम सारी कैटेगरी में 100 प्लस ही आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिली थी। तो 10 गुना ज़्यादा रिक्रूटमेंट देखने को मिली है। 2018 में इतनी कम रिक्रूटमेंट थी, फिर भी सीट खाली चली गई थी। तो दोस्तों इसके मैक्सिमम चांस बन जाते हैं कि आपकी इस बार भी सीट आपको खाली देखने को मिल जाए। अगर मैं मेल कैटेगरी की बात करूं तो चाहे आपका सेकंड पेपर आसान आ गया हो, ठीक है, सेकंड पेपर का तो कोई रोल ही नहीं है। पेपर जो मेन रोल होता है वो आप जानते हैं फर्स्ट पेपर का होता है, फर्स्ट पेपर ही क्वालिफाई करना होता है, ठीक है। अब काफ़ी सारे लोग हैं, किसी के 80, 90, 60, 70 नंबर आ रहे हैं ज़्यादातर अभ्यर्थियों के, लेकिन अगर उनका पेपर फर्स्ट ही क्वालिफाई नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा। और 2018 में जो आपका पेपर फर्स्ट था और जो 2021 की जो रिक्रूटमेंट है इसमें जो पेपर फर्स्ट था वो आपका एक समान सा ही लेवल है। कोई ऐसा नहीं है कि 2018 वाला बहुत ईजी था या ये वाला बहुत ईजी था, ठीक है, एक जैसे ही। लेकिन अगर सेकेंड पेपर की बात करें, हाँ, तो वहाँ आपको निश्चित रूप से फ़र्क देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो मेन मुद्दा तो क्या है दोस्तों, मेन मुद्दा तो पेपर फर्स्ट का ही है ना, वही क्वालिफाई करना होता है और उसका लेवल तो एक जैसा था। अब 2018 में निकली थी, 19-20 ऐसे कितने अभ्यर्थी आ गए होंगे, ज़्यादा भी नहीं आए होंगे, तो आपकी सीट खाली चली गई थी। और इस बार तो इतनी ज़्यादा सीट निकली है तो फिर और भी ज़्यादा चांस बन जाते। और आपने एक RTI वगैरह भी देखी होगी, तो उसमें ये भी मेंशन कर रखा था कि इस बार कितने अभ्यर्थियों ने अप्लाई करा है। अब दोस्तों मैं उसकी ऑथेंटिकेशन का तो मैं बिल्कुल गारंटी नहीं दे सकता, मे भी हो भी सकता है, नहीं हो सकता, और ज़्यादा वो करा तो हम खुद से RTI डाल के भी पता लगा लें, कोई दिक्कत नहीं है। आप भी अपने घर बैठे RTI से सब कुछ जानकारी ले सकते हो किसी भी डिपार्टमेंट से। अभी फिलहाल DSSB की बात कर रहे हैं उसमें, बाकी KVS वगैरह के भी ले सकते हो। कल परसों में एक वीडियो आएगी तो मैं बता दूंगा संस्कृत की, उसमें कितनी आपकी सीट आने वाली है, मतलब रिक्रूटमेंट कितनी सीट खाली है, रिक्रूटमेंट कितने पाएगी वो देखते रहेंगे, ठीक है। तो चलो KVS की बाद में बात कर लेंगे, फिलहाल DSSB की बात कर रहे हैं। तो आपने सुना होगा दोस्तों, इस बार जो रिक्रूटमेंट निकली है उसमें अगर मेल की मैं बताऊं तो मेल में 2595 अभ्यर्थियों ने जनरल कैटेगरी में अप्लाई करा है, OBC ने 407 और SC में 1550, EWS में 448, एक नई कैटेगरी भी आ गई 2018 में तो नीति है ना, और ST कैटेगरी में 498 अभ्यर्थी लोगों ने अप्लाई करा है, ठीक है। और फीमेल कैटेगरी की बात करें तो 4757 जनरल कैटेगरी, 991 OBC कैटेगरी, 1360 SC कैटेगरी मतलब 1360, और 374 EWS कैटेगरी और 681 ST कैटेगरी में जो फीमेल कैंडिडेट, ठीक है। अब ये दोस्तों हो ना हो, ठीक है, बात अलग है। अब इसमें यही लग रहा है कि अगर किसी भी कैटेगरी को उठाओगे तो ज़्यादा कंपटीशन तो है नहीं, लेकिन दोस्तों ये सच है झूठ है तो इसका तो कुछ पता ही नहीं लग सकता। बाद में आपकी रिक्रूटमेंट आएगी ना, जब जो आपकी मेरिट आएगी E-डोजियर वाली, तो उसमें मेंशन करके बता देंगे कितने लोगों ने अप्लाई करा, तो उसमें कितने अभ्यर्थी क्वालिफाई कर पाए और कितने अभ्यर्थियों को E-डोजियर के लिए बुलाया जा रहा है। वो सारी बात आपको उसमें बता देंगे। थोड़े समय बाद हमें पता ही चल जाएगा कि ये जो RTI वाली चारों तरफ फैली पड़ी है ये ऑथेंटिक है भी या फिर नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें तो ये चीज़ ही खत्म कर दो, आप कितने अभ्यर्थियों ने अप्लाई करा, कितने अभ्यर्थियों ने नहीं अप्लाई करा, ये तो चीज़ खत्म कर दो। ये आप जानते हैं अगर आपकी सीट खाली जा रही है ना तो कंपटीशन सीधा का सीधा जीरो है। अगर किसी भी कैटेगरी में सीट खाली चली गई, चाहे एक भी सीट खाली चली गई, तो आंख बंद करके आप ये मान सकते हैं कि कंपटीशन आपका बिल्कुल जीरो है। आपको एक बंदे से भी फाइट नहीं करनी है अगर सीट खाली जा रही है तो, ठीक है। और सीट खाली जाने का दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो अभ्यर्थी केवल क्वालिफाई कर गया ना एग्जाम, केवल क्वालिफाई कर गया, जनरल कैटेगरी की बात करूँ 40 फर्स्ट पेपर में, 40 सेकंड पेपर में, जिस अभ्यर्थी के 80 मार्क्स आ गए और उसकी जनरल कैटेगरी में सीट खाली है तो निश्चित रूप से उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंपटीशन वाली तो बात मत करना कि इतना कंपटीशन है, इतना कम है, ये है वो, तो ये सब कुछ एक तरफ रख दो। अगर सीट खाली जा रही है तो कंपटीशन वहाँ हो जाता है आपका बिल्कुल शून्य। तो जो पिछली आपकी कट ऑफ गई थी, जैसे मैंने आपको बताया 84 गई थी और आपकी जनरल कैटेगरी की सीट भी खाली चली गई थी, तो अगर किसी अभ्यर्थी के 80 नंबर होते ना तो उसका भी सिलेक्शन हो जाता पक्का। लेकिन इन्हें कोई ऐसा अभ्यर्थी नहीं मिला जिसके 80 नंबर हो, नहीं तो आपकी जो कट ऑफ लगती वो लगती 80, OBC की लगती 70 और SC ST की लगती है आपकी 60। लेकिन SC की तो सीट खाली नहीं गई थी, उसकी तो चढ़ जाती ऊपर, लेकिन ST की 60 आप मान के चल सकते हैं, ठीक है।
तो अगर सीट खाली जा रही है, कंपटीशन जीरो है, बस आपका फिर एक ही उद्देश्य हो जाएगा, आपको अपना एग्जाम क्वालिफाई करना है। कितने मार्क्स आए कितने नहीं आए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको आपकी सीट मिल जाएगी अगर सीट खाली जा रही है। और पिछली बार इतनी कम सीट निकली थी, जब भी आपकी जो सीट खाली चली गई, इस बार तो 10 गुना ज़्यादा सीट निकली है और कोई ज़्यादा समय भी नहीं होगी। 7-8 साल बाद रिक्रूटमेंट है, मामूली से 3 साल ही हुए होंगे, ठीक है। उसमें भी कोविड वाले बच्चे होंगे, कोविड में कैसी पढ़ाई हुई तो आप जानती हैं अच्छे से, ठीक है। तो जिसने कर दिया अच्छी बात है, अगर आपकी सीट खाली जा रही है तो निश्चित रूप से कंपटीशन जीरो और आपको अपना एग्ज़ाम केवल क्वालिफाई करना है। अब जो मैं आपको सीट खाली जाने की बात कर रहा हूँ वो किस कैटेगरी की कर रहा हूँ, ऐसा हो सकता है, पक्का नहीं है, मैक्सिमम चांस है आपकी जनरल कैटेगरी सीट खाली जाएगी, ओबीसी की सीट खाली जाएगी और एसटी कैटेगरी की सीट खाली जाएगी, इसकी सबसे ज़्यादा संभावना है। बाकी ना भी जाए तो दोस्तों इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, मेल कैटेगरी की बात करें तो आपका पहला जो पेपर था, पहले भी जो रीजन था सीट खाली जाने का, वो आपका फर्स्ट पेपर ही था, वो क्वालिफाई नहीं कर पाया, इसलिए सीट खाली चलेगी और अभी भी वही रीजन रहेगा, ठीक है। तो पहले पेपर का तो लेवल बराबर ही है। तो इसमें 3 कैटेगरी मैंने आपको बताई, जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी, इसके मैक्सिमम चांस है आपकी सीट खाली चले जाए। और मे भी इसके भी चांस हो सकते हैं, एसटी कैटेगरी बोला है सॉरी, ठीक है, अरे इसके भी चांस हो सकते हैं कि आपकी जो एससी की है उसकी भी आपको सीट खाली देखने को मिल जाए। और अगर आपको जिस दिन लिस्ट आएगी उस दिन आपको पता चल जाएगा, जो फर्स्ट मतलब ये मान के चलो जिस दिन भी आपका एग्ज़ाम हुआ है 2 से ढाई महीने के अंदर अंदर आपको उसका ई-डोजर वाली लिस्ट आ जानी है, ठीक है। और उसके बाद आपकी कट ऑफ बढ़ जाती है, लेकिन कट ऑफ कब बढ़ती है दोस्तों, जब सीट पूरी बढ़ जाती है, ठीक है। अभी ना पूरे जितनी रिक्रूटमेंट के लिए उतने बच्चे नहीं मिलेंगे तो फिर कैसे कट ऑफ बढ़ाएंगे, उल्टा इन्हें घटानी पड़ जाएगी, ठीक है। ई-डोजर बस इसलिए होता है कि कुछ फेक वगैरह नहीं होते बच्चे, मतलब फालतू के डॉक्यूमेंट्स लगा देते हैं, वो सारे के सारे बाहर हो जाते हैं, तो हमारी तो और भी ज़्यादा कम चली जाती है कट ऑफ अगर सीट खाली जा रही है तो। और मेरा यकीन मानो आप इस बात का, अगर आप DSSB की तैयारी कर रहे हैं, आपका इसी रिक्रूटमेंट में सिलेक्शन हो गया तो काफ़ी अच्छी बात है, अगर नहीं हो तो बिल्कुल आप अपनी तैयारी मत छोड़ना। लमसम आप ये मान के चल सकते हैं कि आने वाले 5 साल संस्कृत में यही हाल रहने वाला है, ठीक है। मतलब बच्चे सेकंड पेपर में तो अच्छे स्कोर कर लेते हैं, लेकिन फर्स्ट में ना थोड़ा सा ढीला डाला ही रहता है मैटर, क्योंकि संस्कृत विषय थोड़ा अलग हो जाता है ना, मतलब अपना बहुत बढ़िया विषय, अपनी बहुत बढ़िया भाषा है। देखो हम भाषा तो अलग दर्जे पे कहेंगे, लेकिन हम एक विषय ही मान के चलेंगे, पूरा एक इस विषय पर पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी खुली पड़ी है, तो एक केवल भाषा की उपाधि देने तो गलत बात हो जाएगी, ठीक है। तो आने वाले 5 साल तक आपको सेम इसी तरह का कंपटीशन देखने को मिलेगा अगर आप तैयारी कर रहे हैं। तो दोबारा से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, पहले ही मैंने आपको बताया था कि पेपर फर्स्ट है ना, उसमें जितना अच्छा से अच्छा आप स्कोर कर सकते हो उतना कर लो। पेपर सेकंड मुश्किल आए चाहे टफ आए, देखो सॉरी हाँ, जो आसान आए चाहे मुश्किल आए, अगर आपका पेपर आसान आ गया तो आप 80-90 नंबर, 60-70 नंबर लेंगे, मुश्किल आ गया तो 40-50 नंबर ले आएंगे। लेकिन अगर आपके मत 40-50 भी आ गए और आपने पहला पेपर क्वालिफाई कर दिया, इसके मैक्सिमम चांस बन जाते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी अब आप मुझसे पूछोगे कि सर कट ऑफ कितनी जाएगी, तो इसके बारे में मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि कितनी कट ऑफ जाएगी, तो इसके बारे में कह पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमें जो मैक्सिमम चांस लग रहे हैं वही लग रहे हैं कि आपको आपकी सीट खाली देखने को मिलेगी। और अगर आपकी सीट खाली जा रही है तो आँख बंद करके रिजल्ट चेक करना, अगर आप क्वालिफाई है तो आपका सिलेक्शन हो गया, ठीक है। अगर फिर भी सीट खाली नहीं जाती है, फिर भी जो कट ऑफ जाएगी, तो दोस्तों यही सबसे ज़्यादा अनुमान लगाया जा रहा है, जो आपकी लास्ट ईयर कट ऑफ गई थी जिसमें 10 गुना कम रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिली थी, उसके आसपास ही आपको आपकी कट ऑफ देखने को मिलेगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फीमेल कैटेगरी। फीमेल कैटेगरी आपका 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था, जिससे नॉर्मलाइजेशन होना बिल्कुल स्वाभाविक है। अब देखो अब मैं एक और बात आपको बता दूं, काफ़ी सारे अभ्यर्थी बोल रहे थे, जैसे कि अब TGT संस्कृत की बात ही कर रहा हूँ मैं, TGT वाले की, ठीक है। इसमें बोल रहे थे मेल कैटेगरी में कि भाई पेपर सेकंड इतना आसान दे दिया, पेपर फर्स्ट आसान देना चाहिए था, क्योंकि हमें पढ़ानी तो संस्कृति होती है, ये वो ये। तो दोस्तों इससे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये पूरा का पूरा DSSB के ऊपर डिपेंड करता है। और जो एग्ज़ाम आपका बनाता है DSSB नहीं बनाता, जिन प्रोफेसर्स वगैरह या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह से आपने अपना अध्ययन समाप्त किया है, तो उन्हीं के द्वारा आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो तैयार किया जाता है, ठीक है। बस उन्हें थोड़ा सा दिशा निर्देश दे दिए जाते हैं कि इस लेवल इतना रहना चाहिए, ये रहना चाहिए, वो रहना चाहिए, बाकी पेपर तो हमारे प्रोफेसर्स वगैरह ही बनाते हैं, ठीक है। तो बार बार ब्लेम करना DSSB को, उन्होंने पेपर फर्स्ट मुश्किल दिया, सेकंड मुश्किल दिया, स्पेशली बात कर रहा हूँ मेल कैटेगरी की मैं, ठीक है, क्योंकि हमारा तो एक ही शिफ्ट में हुआ था, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, उसे जैसा बनाना है पेपर वो वैसा ही बनाएगा, और अगर आप क्वालिफाई करोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि आप जानते हैं जो NCERT की बुक्स है, TGT में तो 10th तक ही आपको पढ़ाना होता है, वो अलग है, थोड़ा स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है, आपको 11-12 भी दे दी जाए अरेंजमेंट वगैरह लगा के, लेकिन चलो छोड़ो, 10th तक ही आपका मेन होता है, उसमें कितना क्या पढ़ाना होता है वो तो आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है, कोई ज़्यादा हाई लेवल तो होता नहीं। अब दोस्तों फीमेल कैटेगरी की बात करें, आप जानते हैं इसका 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था, तो इसका नॉर्मलाइजेशन होना निश्चित रूप से तय है। अब सबसे पहला क्वेश्चन की नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, तो दोस्तों नॉर्मलाइजेशन के लिए DSSB एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, वो आपको इधर स्क्रीन पर शो रहा होगा।
अब शायद से आपको ये फार्मूला समझ ना आ रहा हो, लेकिन अगर समझ भी आया तो कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि फार्मूला जब भी काम करेगा जब आपको सारे के सारे अभ्यर्थियों के मार्क्स पता होंगे, उसके बाद ही आप इस फार्मूले के अंतर्गत खुद से भी घर बैठे आप निकाल सकते हैं कितना आपका नॉर्मलाइजेशन आपको होगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई अलग। ठीक है, फार्मूला मैंने आपको दिखा दिया, थोड़ा सा अगर आप जानते हो आसपास बात करो थोड़ा अंदाज़ा वगैरह लगा सकते हो, लेकिन मेन चीज़ मैं आपको बता देता हूँ नॉर्मलाइजेशन की। सबसे पहली बात, आपका पूरा पेपर का नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, पूरे पेपर से मतलब एक साथ नहीं होगा उसका, पेपर फर्स्ट का अलग नॉर्मलाइजेशन होगा और पेपर सेकंड का अलग नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, कहीं आप सोच रहे हो दोनों को कंबाइन करके, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं 18 तारीख का जो पेपर आया था, देखो आसान मुश्किल अलग बात हो जाती है वो। ठीक है, अब बात मेन क्या आ जाती है, अब दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो आप ये मान के चल सकते हैं कि जो 18 वालों का जो पेपर था वो पेपर फर्स्ट टफ आया था और सेकंड उनका आसान था। आसान किसकी अपेक्षा? 26 वालों की अपेक्षा। और जो 26 तारीख को पेपर आया था उसमें आपका जो पेपर सेकंड था वो टफ दे दिया और पहला पेपर आसान दे दिया था। ठीक है, मैंने काफ़ी सारे लोगों से बात करी थी, हर किसी के 40-50 नंबर आ रहे हैं, और वहीं 18 वाले बैच से बात करते हैं तो वहाँ 40-50 आना मुश्किल है नंबर। लेकिन सेकंड पेपर में दोस्तों अलग अलग हो गया दोनों का, है ना। तो इन्होंने बिल्कुल बराबरी करे एक तरह से, उन्होंने 18 वाले में एक पेपर मुश्किल दे दिया, दूसरा आसान दे दिया, और सेम 26 वाले में एक पेपर मुश्किल दे दिया तो दूसरा आसान दे दिया। ठीक है, तो उन्होंने बराबरी करा है, कहीं आपको फर्स्ट पेपर मुश्किल देखने को मिला, अगली शिफ्ट में आपको सेकंड पेपर मुश्किल देखने को मिला। ठीक है, अब नॉर्मलाइजेशन में जैसे मैंने आपको बताया दोनों पेपर का अलग अलग नॉर्मलाइजेशन करेंगे। अब नॉर्मलाइजेशन करेंगे कैसे, एक ये एवरेज स्कोर निकालेंगे सबसे पहले। ठीक है, अब पेपर मुश्किल है टफ है कैसे अंदाजा लगाएंगे, जो अभ्यर्थी मार्क्स प्राप्त करे ना, वैसे तो इसके मैक्सिमम चांस होते हैं पेपर आसान तो अभ्यर्थी ज़्यादा मार्क्स प्राप्त करेंगे, लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा भी हो जाता है जब एवरेज स्कोर निकालने की बात आती है कि कई बार जब पेपर आसान आता है ना तो अभ्यर्थी ना ओवर कॉन्फिडेंस में ना क्वेश्चन गलत कर जाते हैं। ठीक है, और जो अभ्यर्थियों के मार्क्स है उसी के आधार पर ही आपका परिशीलन किया जाएगा कि कौन सा पेपर टफ था कौन सा मुश्किल था। एवरेज स्कोर निकालेंगे, एवरेज का आपको पता है जितने भी अभ्यर्थियों ने मार्क्स प्राप्त करे उनका टोटल कर लेंगे और जितने अभ्यर्थियों ने अप्लाई करा है उसमें से डिवाइड कर देंगे, आपका एक एवरेज स्कोर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों पेपर का इस तरह से एवरेज स्कोर निकाल लेंगे, उसके आधार पर ही आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। अगर हमें पता होता कितने मार्क्स कितने अभ्यर्थियों ने प्राप्त करे तो दोस्तों अभी निकाल के दे देते, लेकिन अभी हमें पता ही नहीं किसी ने कितने मार्क्स प्राप्त करे, बस थोड़ा सा आसपास बात करके थोड़ा सा अंदाजा लगाया जाता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो चाहे पेपर आसान आए ज़्यादा मुश्किल आया हो कैसा भी आया हो, जो अभ्यर्थियों ने मार्क्स प्राप्त करें उसका एक एवरेज स्कोर निकाला जाएगा, उस एवरेज स्कोर के आधार पर ही बॉर्डर लाइन एक तैयार कर देंगे। ठीक है, कितना एवरेज है। अब दोस्तों ऐसा हो सकता है कि जो उस बॉर्डर लाइन से ऊपर अभ्यर्थी होंगे उनके मार्क्स पे फ़र्क ना पड़े, लेकिन जो इन्होंने एक लाइन तैयार की है उससे अगर नीचे हुए तो उनके मार्क्स कम ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, अब कम ज़्यादा तुम्हें पता ही नॉर्मलाइजेशन में ये क्या करते हैं इक्वली आते हैं। ठीक है, नहीं तो बच्चे दूसरा भी तो विरोध कर देते हैं ना, बच्चे क्या करते हैं मतलब करना भी एक स्वाभाविक है कि अगर मान के चलो एक शिफ्ट का मुश्किल दे दिया दूसरे का आसान दे दिया और कंबाइन है आपकी कट ऑफ आनी है, कट ऑफ तो एक साथ आने, फिर ये कहेंगे कि उनका तो आसान आया तो उनके तो मार्क्स ज़्यादा आने थे, या तो हम दोनों के अलग अलग कट ऑफ निकालो, तो यहाँ भी समस्या हो जाती है। नॉर्मलाइजेशन करें यहाँ भी समस्या, तो दोस्तों समस्या तो है ही। ठीक है, अब ये नॉर्मलाइजेशन निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगा। अब मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया दोनों पेपर का आपका अलग अलग नॉर्मलाइजेशन होगा, एक एवरेज स्कोर निकाला जाएगा, एक बॉर्डर लाइन तैयार कर दी जाएगी, जो उस बॉर्डर लाइन से ऊपर होंगे कम चांस है कि उनके मार्क्स में शायद बढ़ भी जाए। ठीक है, परिवर्तन देखने को मिले, लेकिन बॉर्डर लाइन से नीचे मतलब जो बॉर्डर पे अटके रहते हैं ना उन्हें समस्या होती है। तो ठीक है, फिर भविष्य में जो भी आपकी कट ऑफ देखने को मिलेगी वो कितनी मिलेगी, नॉर्मलाइजेशन का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसकी सटीक जानकारी तो दोस्तों आपको भविष्य में ज्ञात हो पाएगी जब आपको हमें ऑफिशियली कट ऑफ देखने को मिलेगी। अभी ज़्यादा माइंड लगाने की कोशिश नहीं करें क्योंकि आपके दिमाग में कचरा हो जाएगा ज़्यादा सोच के, तो इससे बढ़िया ये क्योंकि ज़्यादा तो वेट नहीं करना, और बाकी जो बेसिक जानकारी थी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से वो सारी की सारी दे ही चुका हूँ। देखो नॉर्मलाइजेशन के आधार पर भी आपको बता दिया जाता कितना होना है, लेकिन एक्चुअल में मार्क्स पता होने चाहिए, उसके बाद ये जो मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया था वो काम करेगा। ठीक है, तो DSSB की तो पता होगा सब कुछ, तो सब कुछ भविष्य पे छोड़ दो, और कुछ ज़्यादा बहुत लंबा तो वेट करना नहीं है कि एक साल बाद आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। 2 से ढाई महीने के बाद आपको लिस्ट आ जाएगी, और उस लिस्ट आने के बाद क्या होगा दोस्तों, आपको ईडोजरी के लिए बुलाया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों को ये लग रहा है कि मेरा निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा, वो बिल्कुल अपने कागज़ सारे तैयार कर ले, वो 10th 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, मतलब आजकल तो पता नहीं आजकल तो कोई होगा ही नहीं वैसे, है ना, क्योंकि पहले तो क्या करते थे सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग अलग आती थी, लेकिन आजकल कंबाइन करके दे रहे हैं। तो जैसा भी है ठीक है, तो आपको सर्टिफिकेट और मार्कशीट ही चाहिए होगी, चाहे ग्रेजुएशन की बात करें बीएड की बात करें। और इसमें एक मेन जो बात ये होती है कि आपको पर ईयर, या अगर आपने सेमेस्टर में दी तो पर सेमेस्टर की, और पर ईयर में दिया तो पर ईयर की आप पे मार्कशीट होनी चाहिए। अब ड्यू वगैरह की बात करें फाइनल मार्कशीट में आपके सारे के सारे ईयर हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो आपसे प्रत्येक सेमेस्टर की मांगेंगे।
और वो इसलिए मांगेंगे, वो एक्चुअली शायद से कुछ देखना चाहते हो, कुछ ना अभ्यर्थी बैक वगैरह लिया तो उसके बाद क्वालिफाई करने को जो फाइनल मार्कशीट आती है उसमें तो पता ही नहीं होता कि पहले कितने मार्क्स करे, बैक क्लियर करने के बाद कितने करे, तो शायद से कोई भी कारण हो, लेकिन आपसे पर सेमेस्टर की मार्कशीट मांगेंगे। अपने कागज़ वागज पूरे तैयार कर लेना। और बिल्कुल एडमिट कार्ड जो आप जब पेपर देने गए थे, जो साइन वगैरह हो रखे हैं, जिस पर थंब वगैरह आपने लगा रखा है, वो एडमिट कार्ड भी आपसे मांगेंगे। बिल्कुल आपने संभाल के रख रखा होगा एडमिट कार्ड। अगर नहीं रख रखा तो कोई बात नहीं, आपका हो गया होगा निश्चित ही। अगर नहीं संभाल के रखा हो तो एक एफआईआर कर देना, एफआईआर की कॉपी लगा देना, शायद से उससे भी आपका काम चल जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले ईडोजियर वाली लिस्ट आएगी, उसके बाद कुछ अभ्यर्थी को ओबीसी कैटेगरी में बहुत होता है ऐसा, काफ़ी सारे अभ्यर्थी बाहर हो जाते हैं। काफ़ी का मतलब कुछ अभ्यर्थी बाहर हो जाते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा बाहर हो जाते हैं, क्योंकि ओबीसी के ना अलग ही नियम। अगर आप भी ओबीसी कैटेगरी में अपने अप्लाई करें तो इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें सारी जानकारी दी है कि अगर आप दिल्ली के हो और दिल्ली में भी क्या नियम है, उसके अकॉर्डिंग आपको ओबीसी कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और आपकी सबसे पहले वो ईडोजियर वाली आएगी, फिर आपकी फाइनल मेरिट आएगी, और जो बाद का प्रोसेस है, जो ईडोजियर वाली हो तो DSSB के माध्यम से, बाकी बाद का प्रोसेस सारा का सारा दोस्तों आपका चले जाएगा डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास। वहीं आपकी लिस्ट आएगी, वहीं सब कुछ होगा। तो DSSB की साइट विजिट करना कर देना बंद, आपका सारा का सारा काम चले जाएगा डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में, और उसी डिपार्टमेंट के अंतर्गत आप शिक्षक बनने वाले। और ये शायद से आपको पता ही होगा, अब कुछ परिवर्तन कर दिए गए हैं। मतलब जो आपकी ईडोजियर वाली लिस्ट आएगी, जैसी भी जो भी लिस्ट आएगी, उसमें 20% अभ्यर्थियों को ज़्यादा बुलाया जाएगा। ठीक है, पहली वो कर लेंगे, उन्हें पहले बुला लेंगे, ताकि अगर सीट वगैरह खाली होती है तो एकदम से कर ले, इसमें समय न लगे। नहीं तो क्या करता था पहले, DOE डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दोबारा DSSB के पास जाता था कि हमें कुछ और अभ्यर्थियों की लिस्ट दो, फिर वो पकड़ाता। तो इस प्रोसेस में ना थोड़ा सा समय लग जाता था। तो DSSB क्या करेगा, 20% अभ्यर्थी पहले से ही उसे दे देगा एक्स्ट्रा डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन को, ताकि अगर कोई ऊपर नीचे करना हो तो वहीं से वहीं फटाफट काम हो जाए और काम जल्दी से जल्दी हो जाए। और दोस्तों एक छोटा सा काम आपको निश्चित रूप से करना है, ईमानदारी के साथ, चाहे आप मेल कैटेगरी के चाहे फीमेल कैटेगरी के। ठीक है, आपने जिस भी कैटेगरी में अप्लाई करा है उस कैटेगरी का नाम, और नाम वगैरह तो ना भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उस कैटेगरी का नाम लिख देना, और आपके अकॉर्डिंग कितने आपने मार्क्स प्राप्त करें। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों प्लीज़ मुझे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, उससे शायद से अगर ठीक ठाक कमेंट आएगा तो एक अंदाज़ा लगा लिया जाए, लेकिन ईमानदारी के साथ आप अपने मार्क्स कमेंट कर देना। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के अलग अलग कर देना कि आपके अकॉर्डिंग आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, और कैटेगरी जरूर मेंशन कर देना जिस भी कैटेगरी में आपने अप्लाई करा है। तो बस दोस्तों फिलहाल की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने के लिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।